मदेरणा परिवार की परंपरागत सीट पर पार्टियों की नजर। एक तरफ भाजपा तो दूसरी तरफ बेनीबाल भी घेरने को तैयार। दादा और पिता की विरासत को बचाने के लिए फिर तैयार दिव्या मदेरणा। जोधपुर की ओसिया विधानसभा सीट का दिलचस्प इतिहास, 1957 से बदलते सियासी समीकरणों की कहानी। नमस्कार, आपके साथ मैं हूं पूजा परमार। आप देख रहे हैं द फैक्ट इंडिया। जोधपुर की सबसे बड़ी सीट ओसिया यूं तो मदेरणा परिवार की परंपरागत सीट बन चुकी है, लेकिन पिछले 20 सालों का इतिहास देखा जाए तो इस सीट पर भाजपा भी कड़ी टक्कर देती आई है और अब इस सीट पर सबसे बड़ी चुनौती तीसरी ताकत का दावा करने वाले हनुमान बेनीवाल की राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी बन चुकी है। मदेरणा परिवार की तीसरी पीढ़ी यानी कि दिव्या मदेरणा का इस सीट से मौजूदा विधायक हैं, जबकि ओसिया विधानसभा सीट के पहले विधायक उनके दादा परसराम मदेरणा रहे, जबकि एक बार उनके पिता महिपाल मदेरणा भी यहां से विधायक के रूप में चुनकर विधानसभा पहुंचे। ओसिया विधानसभा सीट पर सबसे ज्यादा 4 बार कांग्रेस के नेता नरेंद्र सिंह भाटी ने जीत हासिल की। नरेंद्र सिंह भाटी 1980 से 1990 तक लगातार 10 साल विधायक रहे और इसके बाद नरेंद्र सिंह भाटी ने 1993 और 1998 का भी विधानसभा चुनाव जीता और वो ओसिया के विधायक के रूप में विधानसभा पहुंचे, जबकि रंजीत सिंह 3 बार विधायक रहे। रंजीत सिंह ने 1967 में पहली बार विधायकी हासिल की और इसके बाद वो लगातार 2 बार और जीते और 1980 तक विधायक रहे, जबकि परसराम मदेरणा 1957 से लेकर 1967 तक विधायक रहे। राम नारायण बिश्नोई, बन्ने सिंह और भैराराम चौधरी ओसिया सीट से एक बार विधायक चुने गए, जबकि भोपालगढ़ से विधायक रहे महिपाल मदेरणा भी यहां से 1 बार विधायक चुने गए। सबसे पहले बात कर लेते हैं वर्तमान विधायक दिव्या मदेरणा की। राजस्थान के बड़े सियासी परिवार से ताल्लुक रखने वाली दिव्या मदेरणा की इमेज पिछले 5 सालों में एक तेज तर्रार विधायक के रूप में बनी है। दिव्या मदेरणा के लिए कहा जाता है कि जब बात जनता की हो तो मदेरणा अपनी पार्टी को घेरने से भी नहीं चूकती। ऐसा माना जा रहा है कि 2023 के विधानसभा चुनाव में दिव्या मदेरणा के सामने सबसे बड़ी चुनौती हनुमान बेनीवाल ही पेश करेंगे। अब ओसिया विधानसभा सीट का इतिहास आपको बताते हैं। पहला विधानसभा चुनाव 1957। ओसिया के पहले विधानसभा चुनाव 1957 में हुए। चुनाव में कांग्रेस की ओर से परसराम मदेरणा चुनावी मैदान में उतरे, तो वहीं उनको चुनौती देने के लिए प्रजा सोशलिस्ट पार्टी की ओर से रेवत दान ने ताल ठोकी। इस चुनाव में परसराम मदेरणा ने 15,303 मतों से जीत हासिल करके अपने सियासी विरासत की नींव रखी। दूसरा विधानसभा चुनाव 1962 के विधानसभा चुनाव तक परसराम मदेरणा अपने आप को एक ताकतवर नेता के रूप में स्थापित कर चुके थे। लिहाजा ऐसे में कांग्रेस ने एक बार फिर परसराम मदेरणा पर विश्वास जताया और उन्हें अपना उम्मीदवार बनाया, जबकि परसराम मदेरणा को चुनौती देने के लिए एक बार फिर से प्रजा सोशलिस्ट पार्टी की ओर से रेवत दान चुनावी मैदान में उतरे थे। इस चुनाव में परसराम मदेरणा एक बार फिर से अपनी धाक जमाने में कामयाब साबित हुए। तीसरा विधानसभा चुनाव 1967 के विधानसभा चुनाव में कांग्रेस ने ओसिया पंचायत समिति के प्रधान रहे रंजीत सिंह राठौड़ को टिकट दिया। उनके खिलाफ स्वतंत्र पार्टी के उम्मीदवार ने ताल ठोकी। रंजीत सिंह राठौड़ अब एक नया इतिहास लिखने के लिए तैयार थे। चौथा पांचवा विधानसभा चुनाव 1972 और 1977। 1967 के विधानसभा चुनाव में ओसिया के पहले प्रधान रहे रंजीत सिंह राठौड़ की जीत हुई, जिसके बाद कांग्रेस का भरोसा रंजीत सिंह राठौड़ पर बढ़ गया। 1972 के चुनाव में कांग्रेस ने एक बार फिर से रंजीत सिंह राठौड़ पर ही भरोसा किया और उनके सामने स्वतंत्र पार्टी से रतन सिंह ने अपनी ताल ठोकी। इस चुनाव में भी रंजीत सिंह के पक्ष में लहर बनी और इसी तरह 1977 के विधानसभा चुनाव में भी एक बार फिर से रंजीत सिंह ही कांग्रेस के उम्मीदवार बने और उन्होंने अपने सबसे करीबी प्रतिद्वंदी बन्ने सिंह को हराकर तीसरी बार विधानसभा पहुंचे थे। छठा विधानसभा चुनाव 1980 आते आते देश की सियासी तस्वीर बदल चुकी थी। कांग्रेस अपने बुरे दौर से गुजर रही थी और 1980 के दौर में हुए विधानसभा चुनाव में कांग्रेस आई की ओर से नरेंद्र सिंह भाटी चुनावी मैदान में थे, तो वहीं कांग्रेस यू की ओर से बदन सिंह चौधरी उम्मीदवार बने। इंदिरा गांधी के दौर में हुए चुनाव में कांग्रेस आई के नरेंद्र सिंह भाटी की जीत हुई और वो पहली बार विधायक के रूप में विधानसभा पहुंचे थे। सातवां विधानसभा चुनाव 1985 के विधानसभा चुनाव में कांग्रेस ने नरेंद्र सिंह भाटी पर फिर से भरोसा जताया और उन्हें अपना प्रत्याशी बनाया,
जबकि कांग्रेस के टिकट पर 15 साल विधायक रहे रणजीत सिंह ने निर्दलीय के रूप में अपनी चुनौती पेश कर दी। इस चुनाव में रणजीत सिंह को करारी शिकस्त का सामना करना पड़ा और नरेंद्र सिंह भाटी एक बार फिर से विधानसभा पहुंच गए। 8वां विधानसभा चुनाव 1990 के विधानसभा चुनाव में पहली बार ओसिया विधानसभा सीट की सियासी तस्वीर बदलती हुई नजर आई। पिछले 35 सालों से एक क्षेत्र राज करने वाली कांग्रेस के लिए ये चुनाव बेहद ही चुनौतीपूर्ण रहा। कांग्रेस ने अपने मजबूत उम्मीदवार नरेंद्र सिंह भाटी को ही इस चुनाव में फिर से उम्मीदवार बनाया, जबकि जनता दल की एंट्री ने कांग्रेस की मुश्किलें पहले से ज्यादा बढ़ा दी थी। जनता दल की ओर से राम नारायण विश्नोई उम्मीदवार बने। इस चुनाव में नरेंद्र सिंह भाटी को हार का सामना करना पड़ा, जबकि नारायण राम विश्नोई के सिर जीत का सेहरा बंधा। 9वां विधानसभा चुनाव 1990 में हुए विधानसभा चुनाव के 3 साल बाद ही एक बार फिर से चुनावी बिगुल बजा। इस चुनाव में कांग्रेस के सबसे मजबूत सिपाही बन चुके नरेंद्र सिंह भाटी फिर से चुनावी मैदान में उतरे, जबकि इस चुनाव में भाजपा की एंट्री हो चुकी थी। भारतीय जनता पार्टी ने जनता दल से विधायक रहे राम नारायण विश्नोई को टिकट दिया। हालांकि जब चुनावी नतीजे आए तो राम नारायण विश्नोई चुनाव हार चुके थे, जबकि 1980 से 1990 तक कांग्रेस के विधायक रहे नरेंद्र सिंह भाटी की बड़े अंतर से जीत हुई और वो तीसरी बार विधानसभा में पहुंचे। 10वां विधानसभा चुनाव 1998 के विधानसभा चुनाव में भाजपा ने रणनीति बदली और अब कांग्रेस को उम्मीदवार नरेंद्र सिंह भाटी के खिलाफ एक मजबूत राजपूत उम्मीदवार के तौर पर राघवेंद्र प्रताप सिंह को उतारा। हालांकि भारतीय जनता पार्टी की रणनीति असफल रही और राघवेंद्र प्रताप सिंह को हार का सामना करना पड़ा, जबकि नरेंद्र सिंह भाटी चौथी बार ओसिया से विधायक चुने गए और विधानसभा में पहुंचे। अब बात कर लेते हैं 11वें विधानसभा चुनाव की, जो कि 2003 में हुआ। 2003 के विधानसभा चुनाव एक बार फिर से ओसिया के सियासी इतिहास में सिर्फ बड़ा बदलाव लेकर आया। इस चुनाव में कांग्रेस ने अपने 4 बार के विधायक रहे नरेंद्र सिंह भाटी को ही चुनावी जंग में उतारा, तो वहीं भारतीय जनता पार्टी ने ओसिया के बड़े चेहरे रहे बन्ने सिंह को मैदान में उतारा। इस चुनाव में बन्ने सिंह की जीत हुई, जबकि नरेंद्र सिंह भाटी को हार का सामना करना पड़ा था। इस चुनाव में ओसिया सीट का जातीय समीकरण बदल चुका था, क्योंकि चुनाव से पहले हुए परिसीमन की वजह से एक बार फिर नया इतिहास रचा जाना था। विधानसभा चुनाव में कांग्रेस ने ओसिया के पहले विधायक रहे वरिष्ठ जाट नेता परशुराम मदेरणा के बेटे महिपाल मदेरणा को टिकट दिया। महिपाल मदेरणा इससे पहले भोपालगढ़ से चुनाव लड़ते आ रहे थे, लेकिन भोपालगढ़ परिसीमन के बाद आरक्षित सीट हो गई थी। लिहाजा ऐसे में महिपाल मदेरणा चुनावी ताल ठोकने के लिए जोधपुर की सबसे बड़ी सीट ओसिया सीट से आ गए थे। उन्हें निर्दलीय उम्मीदवार शंभू सिंह ने कड़ी टक्कर दी थी। इस चुनाव में महिपाल मदेरणा की जीत हुई। हालांकि उनका एक कार्यकाल विवादों से काफी ज्यादा भरा रहा था। 13वां विधानसभा चुनाव 2008 में कांग्रेस के टिकट पर चुनाव जीत चुके महिपाल मदेरणा का कार्यकाल बेहद विवादों से भरा रहा। लिहाजा इसका फायदा सीधा 2013 के विधानसभा चुनाव में भाजपा को मिला। भाजपा की ओर से भैराराम चौधरी चुनावी ताल ठोक रहे थे, तो वहीं मदेरणा बहू लीला मदेरणा कांग्रेस के टिकट पर चुनावी मैदान में उतरी थी। हालांकि लीला मदेरणा को हार का सामना करना पड़ा और भैराराम चौधरी की जीत हुई। 14वां विधानसभा चुनाव 2018 के विधानसभा चुनाव में एक बड़ी चुनौती कांग्रेस के सामने थी। कांग्रेस ने मदेरणा परिवार की अगली पीढ़ी पर ही दांव खेलते हुए दिव्या मदेरणा को अपना उम्मीदवार बनाया। दिव्या मदेरणा के कंधों पर अपने दादा और पिता की सियासी विरासत को आगे बढ़ाने की चुनौती थी, तो वहीं बीजेपी की ओर से भैराराम चौधरी उम्मीदवार बने। हालांकि पहली बार चुनाव लड़ रही दिव्या मदेरणा की बड़े अंतर से जीत हुई और वो ओसिया के सियासी इतिहास की पहली महिला विधायक चुनी गई। और अब एक बार फिर से दिव्या मदेरणा चुनावी ताल ठोकने के लिए तैयार हैं। कैसी लगी आपको ये स्टोरी, कमेंट करके जरूर बताएं। बने रहें द फैक्ट इंडिया के साथ। ताज़ा खबरों के लिए विजिट करें द फैक्ट इंडिया की वेबसाइट और डाउनलोड करें द फैक्ट इंडिया ऐप।